चलिए भाई, पेज पलटिए और बताइए चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमने किसके बराबर डिस्कस किया था। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। और तीन टाइप की कंजर्वेटिव फोर्सेस हमने डिस्कस की थी। सबसे पहली कौन सी होती है? ग्रेविटेशनल, mg। दूसरी कौन सी होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और तीसरी कौन सी होती है? स्प्रिंग। बस यही तो हमारे तीन सिलेबस में है। तो इनके कारण जो भी वर्क डन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या ये वाला फॉर्मूला याद है? ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया था। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। एक बात बताओ, ये छोटा मोटा चेंज है कि बहुत बड़ा चेंज है? बहुत बड़ा चेंज है ये। छोटे चेंज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी यू से। ये छोटा सा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? छोटा सा वर्क डन। भाई छोटा सा चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके कारण होगा? छोटे से वर्क डन के कारण। और वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं लिख सकता हूं चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस एफ इंटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, dx या ds जो भी चाहो आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने x लिख लिया है। तो देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल था? माइनस ऑफ वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब इसको मैं क्या लिख लिया? छोटा सा चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू छोटा सा वर्क के कारण। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो वही डिस्प्लेसमेंट छोटा सा है। तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट के कारण जो छोटा सा वर्क डन हुआ उसके कारण छोटा सा चेंज इन इंटरनल एनर्जी आया। क्या इतना समझ में आ गया? पक्की बात। अब देखो यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं डी यू इज इक्वल्स टू, या डी यू डी एक्स को नीचे लेके आ गया, इज इक्वल्स टू माइनस है। या मैं ऐसा लिख सकता हूं फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। वाह कितनी अच्छी बात। फोर्स इज इक्वल्स टू एक्स के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दो, आपको फोर्स मिल जाएगा। देखो आपने फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसीलिए तो वर्क डन हुआ है। और वर्क डन हुआ है इसीलिए तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है। तो फोर्स के कारण ही तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। तो मैंने पूछा कि कितना फोर्स लगाया था मैंने, तो आप बोलोगे डी यू बाई डी एक्स। आपको अगर फोर्स दिया रहेगा तो आपको डी यू पूछेगा, आपको डी यू दिया रहेगा और आपको एफ की वैल्यू पूछेगा। तो यहाँ पे बच्चे एक चीज पूछते हैं कि सर क्या डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में ही होगा हमेशा? ऐसा भी तो पॉसिबल है डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में हो सकता है जेड डायरेक्शन में भी हो सकता है कि तीनों डायरेक्शन में एक साथ हो। तब हम क्या करेंगे? अभी तक के हम लोग टॉपिक में इंटर नहीं किए हैं। बच्चे पूछते हैं कि सर सिर्फ हमेशा एक्स डायरेक्शन में ही थोड़ी ना डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर तीनों डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तब हम क्या करेंगे? तब हम लोग यहाँ पे देखेंगे रिलेशन बिटवीन एफ एंड यू। तो हेडिंग है आज की, लिखिएगा रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड यू। फोर्स को देखो मैंने वेक्टर क्वांटिटी दिखाया है, यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। लिखिएगा फॉर कंजर्वेटिव फील्ड्स। इसमें ना एक बस छोटा सा फॉर्मूला आएगा वो हमको याद रखना है, उसका यूज भी क्या होगा बाकी चीजों को डिराइव करना। लिखिएगा फॉर कंजर्वेटिव फील्ड्स कॉमा वेक्टर एफ इक्वल टू द, वेक्टर एफ इज इक्वल टू द, वेक्टर एफ का ऐसा लिखा करना है ये एफ और ऊपर में एरो, वेक्टर एफ इज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट, नेगेटिव ग्रेडियंट ऐसा ब्रैकेट में लिख लो, माइनस उल्टा ट्राइंगल और उसके ऊपर में वेक्टर। ये क्या है मैं बता रहा हूं, इज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ब्रैकेट में आपने लिखा इसको ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। उसके नीचे वाली लाइन में लिखना कि ये वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू माइनस देखो अगर सिर्फ x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो f इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। लेकिन अगर x y z सभी डायरेक्शन में होगा तब हम कैसे निकालेंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो बच्चे पूछते हैं सर ये क्या है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेडियंट। और एक बहुत बड़ी चीज है, उतना बड़ा बार बार ना लिखने की बजाय हम इसको लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है डो बाई डो एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप। अभी लिखते चले जाओ, मैं समझा रहा हूँ ये क्या है। डेल बाई डेल जेड के कैप।
इसका ये मतलब जहां पे भी आपको ये ग्रेडियंट दिखे आपको चुपचाप उठा के इसको रख देना है। मैथ्स में आप इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसको हम क्या कहते हैं, उल्टे ट्राइंगल को ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है, ये डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। तो अगर हमको ये पता है तो देखो अब हम ऊपर वाले फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो हमको फाइनल रिजल्ट मिलने वाला है एफ इज इक्वल्स टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। यू जो है ना बाहर से अंदर आ गया, यू क्या है, यू थोड़ी ना वेक्टर है, तो इसको हम लोग अंदर लेके आ गए, प्लस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू बाई डेल जेड प्लस के कैप। अब इसका मतलब समझो, अगर मान लो y और z डायरेक्शन में हो ही नहीं रहा है मोशन, भाई ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, ये बचेगा। ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, इसलिए इसके ऊपर आई कैप लगा हुआ है, उसके ऊपर ये। अगर इसका आई कैप हटा दोगे, डायरेक्शन खत्म, तो उसका ये वेक्टर हट जाएगा, क्या बचेगा, एफ इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी एक्स। तो फॉर्मूला वही है पिछला वाला जो हम लोगों ने डिराइव किया था, लेकिन ये एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन के लिए। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है। तो इसको आप लोग एक डब्बे में बना लीजिए कि फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है। ये ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में पूछता है, या आपके एग्जाम में 1 मार्क के लिए पूछ लेता है। 4 ऑप्शन देता है कि फोर्स इज इक्वल टू पॉजिटिव ग्रेडियंट ऑफ यू, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ यू, या और भी 2 ऑप्शन दे देगा, तो हमको ये वाले ऑप्शन के ऊपर टिक करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वाला फॉर्मूला, फोर्स क्या होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स। फॉर्मूला कैसे आया, ये मैंने उसका पूरा तरीका आप लोगों को बता दिया। अभी लिख पाऊंगा इसको, चिंता नहीं, लिखो भी नहीं, अभी लिखवाने वाला हूं मैं। तो ये वाला फॉर्मूला बच्चों ने लिखा, इसमें लिख लीजिएगा वेयर वेयर डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u with respect to x। हम लोग हमेशा d लिखते थे, यहाँ पे ना डेल लिखे हैं। d को देख थोड़ा सा अलग टाइप से हम लोगों ने बनाया है। तो d में और डेल में एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो जब भी हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं ना, अगर हमने x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया तो y और z को हम लोग कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, और अगर y के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x और z को हम लोग कांस्टेंट टाइप से ट्रीट करेंगे। जैसे 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है x के रिस्पेक्ट में, 5 का कांस्टेंट है ये, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो यहां पे ना अगर x प्लस वाई प्लस जेड लिखा है, आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो y और z को भी कांस्टेंट समझ के उसको उड़ा देंगे। तो जब हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो हमको सिर्फ x वाले टर्म का ही डिफरेंशिएशन करना है। उसके बाद इंटरनल सॉरी ये जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी, उसके फॉर्मूले को हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो y को ही देख रहा है, x और z को हमको कांस्टेंट ट्रीट करना है। अभी क्वेश्चन बनाने वाले हैं हम लोग। उसके बाद जब z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो x और y पे हम लोग ध्यान ही नहीं देंगे, उनको कांस्टेंट टाइप से ट्रीट करेंगे, और z को बस देख के हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हेडिंग डालिएगा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो इक्विलिब्रियम हमको पढ़ना है। इक्विलिब्रियम अभी कुछ नोट मत करना। इक्विलिब्रियम 3 टाइप का होता है, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा क्या होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब आप लोग को एक बार में समझ में आ जाएगा। आप लोगों ने वो सीमेंट के बहुत बड़े बड़े वाले पाइप देखे हैं, बहुत बड़े बड़े पाइप रहते हैं जिसमें से पानी वानी जाता होगा, हो सकता है कुछ कुछ का जो डायामीटर होता है वो तो हमारी हाइट के जितना होता है। तो एक बहुत बड़े डायामीटर का यहाँ पे पाइप रखा हुआ है, ये देखो, ये अच्छा मोटा सा ये पाइप है। अब इस पाइप में आपको सोना है, तो सोने के 2 तरीके हैं। हो सकता है एक आप इसके अंदर में सो जाओ, आप सो रहे हो, ये आपका ना हेड दिख रहा है, यहां से मैं देख रहा हूं, आप मस्त उधर सो रहे हो। अब देखो यहाँ पे अगर आप करवट बदली तो क्या होगा, आप पाइप में अंदर ऊपर की तरफ चढ़ जाओगे,
और वापस से नीचे की तरफ आ जाओगे अगर धोखे से चढ़ गए तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम कहलाता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अब आपने सोचा नहीं आज कुछ तूफानी करना है, मुझे गर्मी लगती है अंदर, मुझे तो बाहर सोना है, तो आप यहाँ पे चढ़ के सो गए। अब सोचो आपने करवट ली, करवट लोगे तो क्या होगा? यहाँ पे आप रुक जाओगे, ऐसी होगा, वापस से अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाओगे। ऐसा हो पाएगा क्या? नहीं, जरा सा भी हिले तो क्या होगा? पूरा का पूरा आपका सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वो एकदम स्टेबल इक्विलिब्रियम है, चाहे इधर जाओ चाहे उधर जाओ, लौट के तो हम भाई अपनी कंडीशन में आ जाएंगे। तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कैसा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल। क्या आप ऐसा सो सकते हो थोड़ी देर के लिए बैलेंस बना के? थोड़ी देर तक के तो आप सो सकते हो, मतलब आप थोड़ी देर तक के तो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहोगे। लेकिन जैसे ही आपने करवट ली तो क्या होगा? यानी कि जैसे ही डिस्टर्ब करता है कोई तो आप ऐसे करके गिर जाओगे। उसके बाद तीसरा क्या रहता है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या है? अब आपको ना लग गई है चोट, अब आप सीधे आ गए फुटपाथ पे, सड़क पे, अब आप यहाँ पे सो रहे हो। अब आप जितना भी लेटना है पलटना है, आप जहां पलट के चले जाओगे वहीं के वहीं रह जाओगे। ये वाले केस में देखो, आपने करवट ली, आप यहाँ पे चढ़ गए, वापस से आपको अपनी जगह पे ले आएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल में अगर आपने थोड़ी सी भी करवट ली तो आपको तो यहाँ से भगा ही देगा। लेकिन ये वाली कंडीशन में देखो, आप जहां पहुंच गए लुढ़क के, आप वहीं के वहीं रहोगे, ना आपको कोई खींचने वाला ना आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम कहलाएगा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। देखो यहाँ पे ये एक बॉल है, अगर आपने इसको इस सर्कल के यहाँ पे रखा हुआ है, आप इसको कितना भी डिस्टर्ब कर लो, जैसे ही छोड़ोगे ये वापस से अपनी पोजीशन में आ जाएगी। तो ये क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये क्या है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब देखो, इन्हीं तीनों इक्विलिब्रियम को हमको और डिटेल में भी समझना है, मैथमेटिकल इनकी मॉडलिंग करना है। तो लिखिएगा इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। अब आप ऐसे तो समझा नहीं सकते, आपको लिखना पड़ेगा इक्विलिब्रियम when several forces acts on a body, when several forces acts on a body simultaneously and the net force is zero, and the net force is zero, then the body is said to be in equilibrium. Then the body is said to be in equilibrium. तो जब भी मैं आपसे पूछूं कि इक्विलिब्रियम क्या है, तो आपको ऐसे बताना है कि जब बॉडी के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाए तो वही क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या होता है? वो अपनी ना जो भी उसकी कंडीशन है उसको चेंज नहीं करती है। जैसे कि देखो, ये हमारे पास एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स और इस डायरेक्शन में लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स। तो इसके ऊपर एफ नेट कितना हो जाएगा? दिस प्लस दिस, तो 5 माइनस 5। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना आ जाएगा? 0। तो बताओ ये अपनी कंडीशन चेंज करेगी क्या? नहीं, नेट फोर्स की वैल्यू ही 0 है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। कैसी कंडीशन में? ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी तो वो क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम। क्या इतना याद रहेगा? तो इक्विलिब्रियम क्या है? कंडीशन ऑफ जीरो नेट फोर्स। आपसे कई बार पूछेगा ये बताओ इक्विलिब्रियम में है या नहीं, तो आपको ना बस नेट फोर्स निकालना है और कुछ नहीं। जैसे कि ये पेन, अभी ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं? है। इसका m इंटू जी नीचे लग रहा है और मेरे हाथ से एक रिएक्शन इक्वल टू m इंटू जी उसके ऊपर लग रहा है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए ये अभी क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन है। पर जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा तो क्या होगा? एक नेट फोर्स इसमें नीचे की तरफ लगेगा, m इंटू जी। नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, क्या अब ये इक्विलिब्रियम में है? नहीं, क्योंकि नेट फोर्स की वैल्यू 0 नहीं है। लिखिएगा, अब इस चीज को हम लोग लिखते हैं एफ नेट इक्वल टू 0। उसको लिख लो पहले और डब्बे में लिख लो एफ नेट इक्वल टू 0। अब नीचे लिखना वी नो दैट du is equals to minus dwc और du is equals to minus एफ डी एक्स, क्योंकि वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से हम लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, माइनस डी बाई डी एक्स।
फॉर इक्विलिब्रियम F should be 0. F net should be 0. Therefore, du by dx वो भी माइनस में should be equal to 0. या du by dx equal to 0. तो देखो इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग दो चीजें बोल सकते हैं, या तो F net should be equal to 0, या फोर्स को हमने क्या लिख लिया du by dx. एक्चुअली माइनस du by dx होता है, लेकिन माइनस साइन उधर चला गया, तो du by dx की वैल्यू 0 आएगी तो क्या होगा, वो भी क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है. अब ध्यान से देखना कि du by dx होता कैसा है और दिखता कैसा है. फोर्स तो आप लोग को समझ में आता है कि कैसा दिखता है. अब ये du by dx क्या चीज है, तो यहां पे देखो कोई डिफाइन कर सकता है du by dx क्या होगा, या dy by dx क्या होता है. ये स्लोप होता है, इतना पता है. देखा है आप लोगों ने स्लोप कैसे निकालते हैं. ये देखो यहाँ पे ये x है और ये q है. अब x कुछ भी हो सकता है. ये देखो यहाँ पे ये बॉडी यहाँ पे रखी हुई थी, ये यहाँ पे चली गई, तो इसने नई वाली पोजीशन ले ली है x2. इसकी पुरानी वाली पोजीशन कितनी थी, x1. ये हाइट भी हो सकता है, ये डिस्टेंस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. मैंने यहाँ पे सिंपली x ले लिया है. अब आप देखो x चेंज हो रहा है, तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, हो रही है चेंज. पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ रही है. अगर नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. वैसे मान लो ये एक स्प्रिंग है, इसमें x से हम लोग डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं. इस स्प्रिंग के ऊपर मैंने फोर्स लगाया, ये कंप्रेस होके छोटी सी हो गई, इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया इसमें. क्या इसमें कोई एनर्जी स्टोर हो गई होगी, हाँ, उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग. तो जैसे ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, वैसे यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो जा रही है. तो पोटेंशियल एनर्जी और इस डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन है. देखो अभी स्प्रिंग के पास, अभी मैंने कंप्रेस नहीं किया है, डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट का 0 है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी है, 0. पोटेंशियल एनर्जी इसके पास आ गई क्या, स्प्रिंग के पास. अब इसके पास बढ़ गई या कम हो गई एनर्जी, बढ़ गई. देखो जैसे जैसे अब कम हो गई फिर बढ़ गई, तो एक्स के साथ में पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है. तो हम लोग यहाँ पे ना ग्राफ बनाएंगे उसका. तो हम लोगों को तो पढ़ना है बहुत सिंपल सिंपल ग्राफ, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि मान लो कुछ ऊंच पटांग टाइप का ग्राफ यहाँ पे मिल गया. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कुछ ऐसा टाइप का ग्राफ मिल गया, ऐसा ग्राफ, मान लो ये ऐसा ग्राफ हमको मिला, स्ट्रेट लाइन है और ये यहाँ से इंक्लाइंड लाइन है, इसको लाइन कंसिडर कीजिए. मान लो ऐसा ग्राफ मिल गया सबसे ऊंच पटांग, तो यहाँ पे du by dx कहाँ कहाँ पे 0 है. आपको क्वेश्चन में पूछेगा बताओ कहाँ कहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तो आप क्या करोगे, बस ये निकालोगे कि du by dx की वैल्यू कहाँ कहाँ पे 0 है. अब मैं कैसे निकालू सर du by dx की वैल्यू कहाँ कहाँ पे 0 है. तो du by dx होता क्या है, ये स्लोप होता है. अब देखो ये वाला एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर मुझको स्लोप निकालना है, स्लोप. तो मैं क्या करूंगा, उस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा. टेंजेंट क्या करती है, टच करके जाती है कर्व को. तो देखो यहाँ पे ये एक मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, इस कर्व को इसने टच करके चली गई. उस पॉइंट के ऊपर ही टच किया है उसने, उस पॉइंट पे टच करके एक मैंने टेंजेंट बना दी. अब इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही क्या होगा, du by dx कहलाएगा. सर कैसे, एक काम करो, इसके ऊपर आप दो ऐसी लाइंस खींच लो और दो ऐसी लाइंस खींच लो. तो देखो ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये आपको क्या शो कर रहा है, इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ है. और ये क्या शो कर रहा है, एक्स में कितना चेंज हुआ है. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ये. भाई यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कुछ और है और इस पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी कुछ और है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी. और ये क्या शो कर रहा है, एक्स कितना चेंज हुआ है, ये क्या हो जाएगा एक्स. तो यहाँ पे देखो अगर मैं ये वाला एंगल निकालने के लिए बोलूं आपको, ये एंगल है थीटा, तो टेन थीटा आप क्या लिखोगे, du by dx. समझ में आ रही है नहीं. यहाँ पे देखो एक हमने ये लाइन खींची थी, अब मुझे इसका स्लोप निकालना है, यानी कि ये निकालना है कि कितने एंगल के ऊपर है हॉरिजॉन्टल से. तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, मैंने दो वर्टिकल लाइन दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया. अभी दोनों वर्टिकल लाइन देखो अलग अलग डिस्टेंस पे है, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है. और ये दो वर्टिकल लाइंस, इनके बीच क्या बता रहा है हमको, एक्स में कितना चेंज हुआ.
जब x में इतना चेंज हुआ तो u में इतना चेंज हुआ, तो इसको मैंने du बोला और इसको मैंने dx बोला। अब ये मुझको एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, मैंने पूछा टेन थीटा कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर टेन थीटा क्या होगा, du बाई dx। थीटा ये क्या बता रहा है, स्लोप बता रहा है, स्लोप। स्लोप आप लोग समझते हैं ना, अभी इसका स्लोप कितना है 0, अभी इसका स्लोप कितना है, अभी इसका कितना है 45 30 कुछ भी होगा, मतलब इसके बीच में। तो स्लोप आप लोग समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल से ये कितना एंगल बना रहा है, तो वही तो आपको निकालना, तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है। तो ये एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं, कितना चेंज हुआ u में विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये स्लोप आपको निकालना होता है। तो यहाँ पे देखो डायग्राम में ध्यान से, आप लोग देख के बता सकते हो कि कहां कहां पे स्लोप की वैल्यू 0 होगी। हाँ मैं डायग्राम फिर से बना रहा हूं इधर पे, क्या इस पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू 0 होगी, नहीं स्लोप की वैल्यू 0 नहीं होगी। देखो ऐसी लाइन बनेगी, हाँ अभी पहुंच रहे हैं हम लोग उसके ऊपर। अब इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखो, इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं ड्रॉ करूं टेंजेंट, तो बिल्कुल ऐसी ड्रॉ होगी। इसने कितना एंगल बनाया हुआ है बताओ हॉरिजॉन्टल से, 0 डिग्री। आप इसके ऊपर करके देखो, एक्स कितना भी चेंज हो, क्या यू में कोई चेंज हो रहा है, नहीं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, डी यू बाई डी एक्स होता है। एक्स में आप कितना भी चेंज कर लो, यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि टेन थीटा कितना है 0, यानी कि जिसका स्लोप 0 होता है उसका डी यू बाई डी एक्स 0 होता है। और डी यू बाई डी एक्स 0 होता है, इसका मतलब क्या है, वहां पे कौन सी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो क्वेश्चन में आपको सिर्फ पूछेगा बताओ इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहां है, तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ ना u का डिफरेंशिएशन कर दोगे x के रिस्पेक्ट में। अरे देखो आपको ना ऐसा लिखा रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस नहीं एक्स क्यूब 3 माइनस ये आपको u का फॉर्मूला दे के रखेगा, बोलेगा भैया ये u का फॉर्मूला है, बताओ यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहाँ है। तो आपको पता है इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जहां पे डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती है 0। तो यहाँ पे देखो आप लोग, इसका डी यू बाई डी एक्स में निकालता हूं, तो डी यू बाई डी एक्स, इसको x के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, पहले डिफरेंशिएट करना है। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर अपॉन 3, 3 से 3 कट जाएगा और क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, माइनस 4x का कितना हो जाएगा 4, -4। अब देखो डी यू बाई डी एक्स 0 होगा तभी इक्विलिब्रियम आएगा, तो कर दो इसको 0 के इक्वेट। जैसे ही मैं 0 के इक्वेट किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला 4, यानी एक्स की दो वैल्यू प्लस माइनस 2 पे हमको क्या मिलने वाला है, इक्विलिब्रियम। तो इतना इजी होगा ये क्वेश्चन। आपको पूछेगा इक्विलिब्रियम कहाँ है, तो आप क्या करना, पूछना भाई यू का फॉर्मूला दे दो, हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, यू को 0 से इक्वेट कर देंगे। तो देखो ये कहाँ कहाँ पे 0 होगा, जब x की वैल्यू प्लस या -2, देख लो यहाँ पे रखे 2 रख के देखो, 2 का स्क्वायर -4, डी यू बाई डी एक्स 0 आया, और डी यू बाई डी एक्स 0 का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे देखो 3 पॉइंट्स आप लोगों को मैं पूछ रहा हूँ। पहला ये वाला पॉइंट क्या, आइए, क्या यहाँ पे लाइन आपको हॉरिजॉन्टल दिख रही है, नहीं। जहां पे भी आपको ऐसी लाइन मिल जाए तो आप समझ जाना कि वहां पे क्या है, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू 0 है और वहां पे इक्विलिब्रियम है। अच्छा एक बात बताओ, इस पॉइंट के ऊपर स्लोप कितना आएगा, इस पॉइंट के ऊपर स्लोप 0, क्योंकि उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करो, उस पॉइंट से ऐसी लाइन ड्रॉ करना है जो कर्व को टच होती हुई जाए। तो आप कैसी लाइन ड्रॉ कर पाओगे, ऐसी लाइन ड्रॉ कर पाओगे, तो वहां पे भी स्लोप क्या हो गया 0। जो भी ऐसी लाइन, ये पेन को देख लो यार, इसका स्लोप कितना है 0, तो इस लाइन का स्लोप भी कितना होगा 0। अच्छा एक बात बताओ, इस पॉइंट के ऊपर स्लोप कितना होगा, उस पॉइंट से ऐसी लाइन ड्रॉ करना है जो उस कर्व को टच होती हुई जाए। तो देखो मैंने खींच दिया, उसको टच होती हुई चली गई। इस पॉइंट पे भी ड्रॉ करो, ये देखो टच होती हुई जा रही है, वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब यहां से लेके यहां तक की स्लोप 0 है ना। अरे आपको स्लोप निकालना है,
बताओ इस लाइन का यहां से यहां तक की स्लोप कितना है? 0 है ना यार, ये तो हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है। तो यहां से लेके यहां तक की ना इक्विलिब्रियम है। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहां से लेके यहां तक की इक्विलिब्रियम होगा? नहीं। मैं बोलूंगा इस पॉइंट के ऊपर, तो आप इस पॉइंट पे ना ऐसी ये लाइन खींच दोगे टच होती हुई, क्या ये हॉरिजॉन्टल दिख रही है? नहीं, हॉरिजॉन्टल नहीं है, इसका मतलब वहां पे इक्विलिब्रियम नहीं। तो आपको बस हॉरिजॉन्टल लाइंस को ढूंढना है, लेकिन हर बार तो आपको ग्राफ नहीं देगा। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन पूछेंगे और इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर लेंगे, बस। एक्स की उस वैल्यू के लिए वहां पे क्या है, इक्विलिब्रियम है। ठीक है, लिखिएगा इसमें आप लोग ये लिख लो, du इज इक्वल्स टू माइनस DWC और du इज इक्वल्स टू माइनस FDX, तो F इज इक्वल्स टू माइनस du by dx। फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू 0, देयरफॉर माइनस du by dx शुड बी इक्वल टू 0 और du by dx शुड बी इक्वल टू 0। यहां तक के आप लोग लिख लो, ये तो एग्जांपल कराया था बस। तो du by dx 0 होना चाहिए, यानी कि उसका स्लोप 0 होना चाहिए, यानी कि जो टेंजेंट है वो एकदम हॉरिजॉन्टल दिखना चाहिए। लिखिएगा, यहां तक के लिख लिए सबने? लिखिए, if a body is in translatory equilibrium, if a body is in translatory equilibrium, अच्छा कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो इक्विलिब्रियम में होगी या नहीं होगी? तान्या गैस करो, गैस करना है। क्यों नहीं होगी? बिल्कुल सही। इन्होंने बताया कि अगर असलरेशन नहीं है, असलरेशन नहीं है यानी कि फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अच्छा देखो, चंदा मामा गोल गोल रोटेट कर रहे हैं, उनके पीछे कोई रॉकेट दिखता है क्या? कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप इक्विलिब्रियम में है। भाई आपको नेट फोर्स 0 करना है ना, जहां फोर्स आएगा तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू असलरेशन, असलरेशन भी आएगा। और असलरेशन का मतलब ही क्या है, बॉडी की स्पीड चेंज होना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कोई बॉडी मूव कर रही है, बताओ वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं, तो आप बोलना सर उसका स्पीड चेंज हो रहा है क्या? मैं बोलूंगा नहीं, तो बोलना स्पीड चेंज नहीं है मतलब असलरेशन नहीं है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू असलरेशन, असलरेशन 0 तो फोर्स की वैल्यू भी 0। सर नेट फोर्स 0 है, ये इक्विलिब्रियम में, बस वेलोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए, या बॉडी की वेलोसिटी 0 होना चाहिए। जैसे कि ये पेन अभी क्या है, इक्विलिब्रियम में, लेकिन अगर मूव करे तो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करे। तो दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम जिसमें बॉडी मूव कर ही नहीं रही है, और दूसरा जिसमें बॉडी मूव कर रही है। तो हमको कौन सा इक्विलिब्रियम पढ़ना है जिसमें बॉडी एक ही जगह पे, बहुत इजी वाला। तो लिखिएगा, इफ अ बॉडी इज इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, comma, it will be either at rest, it will be either at rest or in uniform motion, full stop। मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ अ बॉडी इज इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम इट विल बी आइदर एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। वही मोशन में भी हो सकती है, रेस्ट पे भी हो सकती है, full stop। if it is at rest then if it is at rest then the equilibrium is static equilibrium। बॉडी बिल्कुल मूव नहीं कर रही है तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। आप लोग किस इक्विलिब्रियम में बैठे हुए, स्टैटिक या डायनेमिक? स्टैटिक। आप लोग एक ही जगह पे बैठे हुए हो, जितना फोर्स आप बेंच पे लगा रहे हो बेंच भी उतना ही फोर्स आप पे लगा रही है, इक्वल एंड अपोजिट, नेट फोर्स की वैल्यू 0। if it is at rest then the equilibrium is static, otherwise dynamic, otherwise dynamic, otherwise dynamic। नेक्स्ट लाइन में लिखना है, static equilibrium can be divided into 3 categories, static equilibrium can be divided into
3 कैटेगरीज। नंबर 1 स्टेबल इक्विलिब्रियम, नंबर 1 स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम ये ऐसा इक्विलिब्रियम होता है जिसमें आप बॉडी को जितना भी डिस्टर्ब करो वापस से अपनी पोजीशन में आ जाती है। छोटे बच्चों का वो खिलौना देखे हो क्या, वो जिसमें हवा भर देते थे, उसको कितना भी पंच करो वो गिरता था वापस से ऊपर उठ जाता था। क्या किसी ने देखा है? उसका बेस एकदम हैवी बना देते थे, उसमें हवा भर देते थे, उसको बच्चे पंच करते थे, वो गिरता था फिर वापस से उठ जाता था। तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। देखिएगा, इफ इफ ऑन स्लाइट डिस्प्लेसमेंट, if on slight displacement from the equilibrium position, from equilibrium position, a body has tendency, a body has tendency to regain its original position, to regain its original position। अब इसके आगे का मैं नहीं लिखवा रहा हूं। then that is said to be in stable equilibrium, वो आप लोग लिख लिया करना। then it is said to be in stable equilibrium। नेक्स्ट लाइन में लिखना इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी इज, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी ना यहाँ पे या तो मैक्सिमम हो सकती है या तो मिनिमम हो सकती है। क्या लग रहा है देख के इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है? याद रखना, जिसके पास जितनी एनर्जी होती है ना वो उतना अनस्टेबल हो जाता है। आपके पास जितना ज्यादा पैसा आ जाएगा ना आप उतने ज्यादा अनस्टेबल हो जाओगे। क्या करूं, ये खर्च करूं, वो खर्च करूं। पैसे ही नहीं होगा तो दिवाली आए चाहे होली आए चाहे बर्थडे आए, कोई खर्चा नहीं होगा। तो देखो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी? मिनिमम। जिसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी, आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, आगे चल के फिजिक्स में भी हमको पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को हम एनर्जी दे देते हैं ना तो वो अनस्टेबल स्टेट में पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो अपनी एनर्जी को एमिट करते हैं, तब जाके वो अपने स्टेबल स्टेट में पहुंच पाते हैं। तो एनर्जी है मतलब वो अनस्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पे देखो इतना ज्यादा स्टेबल है ये बेचारा, इसको किधर भी डिस्टर्ब कर दो, कितने भी इसको एडवर्टाइजमेंट दिखा दो, कितनी सेल लगी है, ये लगा है वो लगा है, लेकिन एनर्जी ही मिनिमम है, तो ये वापस से लौट के ही अपनी पोजीशन में आ जाएगा। तो लिखिएगा इन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। तो देखो भाई इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है ना ये तो मिनिमम है, मिनिमम। अच्छा एक बात बताओ, इसके लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये क्या है? तो इसके लिए डी यू बाई डी एक्स क्या होना चाहिए? 0। तो इसके लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। इक्विलिब्रियम कब होता है? जब डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो? 0। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। उसके बाद एक और चीज, इसके लिए d2u अपॉन dx2, इसकी जो वैल्यू है ना इट शुड बी ग्रेटर देन 0। इसको मैं समझा रहा हूं। इसके लिए d2u अपॉन dx2 की वैल्यू क्या होती है? 0 से बड़ी होती है। ये पॉजिटिव आएगा। देखो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 0। हम क्या करेंगे, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे। अगर पॉजिटिव वैल्यू मिल गई इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। अभी समझा रहा हूं मैं इसको। कितना आप लोगों ने लिख लिया? हाँ, d2u अपॉन dx2, इसको स्क्वायर नहीं बोलते, इसको हम लोग डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। स्क्वायर नहीं है वो, स्क्वायर लगाना होता तो हम ऐसा लिखते du बाई dx, इधर पूरा पावर में स्क्वायर। यहाँ तो देखो इसमें स्क्वायर और इसमें स्क्वायर है, ठीक है। लिखिएगा, वो डायग्राम को बना लीजिए, ये वाला, ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये d2u बाई dx2 की क्या कहानी है, इसको तीनों को एक साथ समझेंगे हम लोग अभी। इसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
हो गया, लिख के। इफ ऑन स्लाइट डिस्प्लेसमेंट, इसको ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव भी लिख लेना, ये पॉजिटिव आता है हमेशा। इसका मतलब समझेंगे हम लोग, अभी आप लोग आराम से समझ जाओगे। इफ ऑन स्लाइट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, if on slight movement या displacement from equilibrium position, body has tendency, ये देखो ये कटोरा है, उसके ऊपर मैंने इस बॉल को रख दिया है, क्या मैं ऐसे बैलेंस करके रख सकता हूं इसको? हाँ, बैलेंस तो हम लोग कर सकते हैं, बैलेंस करके आप लोग भी इसको रख सकते हो, अपने सर के ऊपर आप फुटबॉल रख सकते हो, तो इस बॉल को भी यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन मान लो मैंने इसको जरा सा इस डायरेक्शन में डिस्टर्ब कर दिया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट चालू हो जाएगा, वो भी किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में आपने इसको डिस्प्लेस किया था। इसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में आपने इनिशियली इसको छोटा सा डिस्टरबेंस दिया था। तो लिखिएगा, मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। If on slight displacement from equilibrium position, body moves in the direction of displacement, then the equilibrium is said to be unstable. अच्छा एक बात बताओ, इसके पास अभी पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी? हाँ, हाई नहीं, मैक्सिमम। देखो एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे है वो, मैक्सिमम उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा यहाँ पे du बाई dx की वैल्यू क्या होगी? इक्विलिब्रियम है ये, इक्विलिब्रियम कितनी? 0। अरे बोलो ना, हम क्या पढ़ रहे हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। भले अनस्टेबल है लेकिन वो इक्विलिब्रियम पे है ना अभी, जब तक डिस्टर्ब नहीं करोगे वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। तो du बाई dx कितना हो जाएगा? 0। और d2u अपॉन dx2, इसकी वैल्यू क्या होगी? लेस देन 0 या नेगेटिव। नेगेटिव ये क्या है, इसको समझना होगा हमको। नेगेटिव। उसके बाद थर्ड है, डायग्राम बना लेना ये वाला, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इसमें लिखिएगा, if on slight displacement from equilibrium position, if on slight if on slight displacement from equilibrium position, a body has no tendency to come back, a body has no tendency to come back to original position or to move in the direction or to move in the direction of displacement, comma, it is said to be in neutral equilibrium. It is said to be in न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब इसमें स्टार पॉइंट लिखेंगे। अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी हमको पता नहीं मैक्सिमम है कि मिनिमम, बीच में कुछ होगी। हम इसमें एक चीज लिखेंगे, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ना ये कांस्टेंट रहेगी। आप देखो इस वाली पोजीशन में बाउल के बिल्कुल नीचे था ये, मतलब ग्राउंड से इसकी हाइट जो होगी वो कमी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी है इसके पास में? मिनिमम। इसमें देखो ग्राउंड से एक सर्टेन हाइट के ऊपर है, तो क्या होगा? मैक्सिमम। पर यहाँ पे तो देखो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच की कंडीशन होती है। यहाँ पे इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी, इसको अगर आपने मूव किया, ये यहाँ पे भी पहुंच गया, तो पोटेंशियल एनर्जी अभी कितनी है इसकी?
सेम बनी हुई है कांस्टेंट, तो u क्या हो जाएगा इसके लिए कांस्टेंट, और du बाई dx क्या होगा इसके लिए जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि ये क्या है इक्विलिब्रियम। इसके लिए d2u अपॉन dx2 की वैल्यू कोई गैस करेगा? जीरो। बढ़िया। अगर निगेटिव है इसका मतलब वो क्या है, पिछला वाला केस अनस्टेबल। पॉजिटिव इसका मतलब सबसे पहला केस, तो इसमें क्या आएगा ऑब्वियसली जीरो आएगा। तो अगर d2u dx2 की वैल्यू जीरो है तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखते हैं हम लोग ये d2u अपॉन dx2 क्या है। du बाई dx तो समझ गए वो स्लोप है, अब d2 बाई dx2 क्या है वो हमको देखना है। तो चलो देखना है हमको कि अमीरी के दिन शुरू हो रहे हैं या गरीबी के दिन। आप लोगों को किसी को बुलाना होता है तो फोन कर सकते हैं आप लोग ना, फोन कर लीजिए अगर कोई आपको पिक करने के लिए आते हैं तो। क्लास 20 मिनट में एंड हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे, यहाँ तो आप लोग देख देख के ही बता सकते हो कि कहाँ पे इसकी एनर्जी मिनिमम है, कहाँ पे मैक्सिमम है, कहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को तीन अलग अलग पोजीशंस दिखा रहा हूँ। एक ये वाली पोजीशन, ध्यान से देखो d2u अपॉन dx2 का हमको मतलब समझना है यहाँ पे। एक ये वाली पोजीशन है, यहाँ पे du अपॉन dx क्या है, क्या है जीरो, मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा। अब देखो आप पहली वाली कंडीशन, अच्छा एक बात बताओ कौन सा इक्विलिब्रियम है यहाँ पे, स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है? स्टेबल है, न्यूट्रल है? देखो यहां से हम लोग अभी गैस कर ही नहीं सकते क्योंकि तीनों के लिए देखो du बाई डी की वैल्यू क्या है जीरो, इसके लिए du बाई डी की वैल्यू क्या है जीरो, इसके लिए du बाई डी की वैल्यू क्या है जीरो। तो भाई तीनों में से कौन सा है हमको पता नहीं है, लेकिन हमको d2u अपॉन dx2 हमको क्या बताएगा कि ये जो है स्टेबल है या अनस्टेबल है। देखो अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई इसका मतलब ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल। मान लो d2u अपॉन dx2 की वैल्यू नेगेटिव आ गई इसका मतलब ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल। अगर उसकी वैल्यू जीरो ला ली आपने तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। निकाले कैसे और ये हमको दिखाता क्या है? अगर मैं आपसे बोलूं आप इस पोजीशन के ऊपर है, du बाई dx, u क्या होता है चेंज इन u विथ रिस्पेक्ट टू x, और पता है d2u अपॉन dx2 का मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ du बाई dx विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो d2u अपॉन dx2 इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, पहले हमारे पास u था, इसका चेंज आपने निकाला तो आपने क्या लिखा du अपॉन dx, जिसके सामने भी d बाई dx लगता है ना। देखो इसको आप लोग क्या पढ़ोगे, चेंज इन u विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको आप लोग क्या पढ़ोगे, चेंज इन du बाई dx विथ रिस्पेक्ट टू x। ये था चेंज इन u और ये क्या है चेंज इन du बाई dx। एक बात आप बताओ यहाँ पे कोई स्लोप आपको दिख रहा है, जीरो दिख रहा है ना, स्लोप जीरो है, क्या स्लोप चेंज होगा या नहीं होगा, होगा चेंज। यहाँ पे देखो ये आगे बढ़ेगा तो ये स्लोप ऐसा बन जाएगा, तो स्लोप में कैसा चेंज हो रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। देखो एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, देखो एंगल बढ़ेगा ना। यहाँ पे स्लोप ऐसा आप ड्रॉ करो, ये देखो यहाँ पे स्लोप कम था और यहाँ पे स्लोप ज्यादा है, तो स्लोप बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि स्लोप पॉजिटिव, मतलब चेंज इन स्लोप क्या है पॉजिटिव, चेंज इन स्लोप क्या आ रहा है पॉजिटिव। इसका मतलब आप क्या है सबसे नीचे वाली पोजीशन पे हो, और चेंज इन स्लोप पॉजिटिव होता है तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन यहाँ पे देखो अब क्या होने वाला है, यहाँ पे आप इस कंडीशन में थे, अभी आपका स्लोप जीरो था, लेकिन जैसे आप यहाँ पे आए देखो अब क्या हो रहा है, ये आपका जो स्लोप ऐसा था हॉरिजॉन्टल से इसने 0 डिग्री बनाया था, अब वो नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब वो निगेटिव एंगल बना रहा है। समझ पा रहे हैं इस चीज को,
अब स्लोप जो है वो कम होने लगा है, क्योंकि अगर आपने ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है तो ये वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्लोप बढ़ रहा था, बढ़ रहा था। अरे तुम खुद देखो यार, एक ओवरब्रिज पे जाते हो, ओवरब्रिज पे जा रहे हो, ये है आपका ओवरब्रिज। जब आप यहाँ पे जा रहे हो तब आप बोलते हो ना स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, और यहाँ पे जैसे जाओगे अरे गाड़ी डाउनफॉल पे है, गाड़ी का स्लोप जो है, मतलब इसका स्लोप जो है हमारे फेवर में है। तो देखो ये हमारे लिए होता है पॉजिटिव स्लोप, और ये क्या हो जाता है नेगेटिव स्लोप, क्योंकि स्लोप को ना हम लोग हमेशा हॉरिजॉन्टल से मेजर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको मेजर किए, देखो ये पॉजिटिव मिला, यहाँ पे इसको मेजर किए, देखो ये यहाँ पे हमको नेगेटिव मिला। हॉरिजॉन्टल से ऊपर पॉजिटिव, हॉरिजॉन्टल से नीचे नेगेटिव। तो चेंज इन स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है वहां पे नेगेटिव। भले तुम सबसे ऊपर हो, मैक्सिमा हो, लेकिन तुम्हारा चेंज क्या होने वाला है नेगेटिव। एक बात बताओ, कोई इंसान जो है अपने मैक्सिमम पे है, अब उसका कोई चेंज होने वाला है, मैक्सिमम पे चेंज होगा तो वो नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? नीचे, क्योंकि मैक्सिमम पे है वो ऑलरेडी, इससे ऊपर नहीं जा सकता। तो वो कहां जाएगा भाई? नीचे ही आएगा। तो नेगेटिव मिलेगा आपको स्लोप हमेशा। इसलिए याद रखना कि स्टेबल इक्विलिब्रियम तब है जब जीवन में पॉजिटिव चीजें होंगी। जीवन में पॉजिटिव चीजें होंगी तो आप स्टेबल रहोगे। अगर जीवन में आपके नेगेटिव चीजें होती रहेंगी तो आप अनस्टेबल हो जाओगे। याद रखना इस चीज को। तो d2/dx2 की वैल्यू हमको ये बताएगी कि कौन सा इक्विलिब्रियम है। याद रखो ये वाली चीज को जो मैं अभी लिखवा रहा हूं अगले इसमें, du/dx ये हमको बताता है कि इक्विलिब्रियम है या नहीं। यस और नो, इक्विलिब्रियम है कि नहीं। अगर जीरो आ गई वैल्यू तो इक्विलिब्रियम है, और नहीं आई तो इक्विलिब्रियम नहीं है। और d2u/dx2 क्या बताता है हमको? विच इक्विलिब्रियम, विच इक्विलिब्रियम। शादी करोगे कि नहीं करोगे? हाँ या ना? अगर आपने बोल दिए ना तो निकालने की जरूरत ही नहीं। जब इक्विलिब्रियम में नहीं है तो हम कौन सा इक्विलिब्रियम निकालेंगे? शादी करना है तो उसके लिए dy/dx, नहीं तो फिर छोड़ो। जब इक्विलिब्रियम में है ही नहीं तो हम निकाल के क्या करेंगे? लेकिन अगर धोखे से बोल दिया उसने यस, तो बोलेंगे किससे करोगे, विच बॉय और गर्ल। तो समझ रहे हो दोनों में डिफरेंस। पहली बार पूछेंगे, देखो वन है उसके ऊपर, पहली बार पूछेंगे यस और नो इक्विलिब्रियम है या नहीं। अगर आपने बोल दिया यस तब आपसे दूसरा सवाल आएगा, विच बॉय और गर्ल, विच इक्विलिब्रियम। क्या याद रहेगा? पक्का? अगर आप पॉजिटिव आएगा आपका इसका वैल्यू, इसका मतलब आप लाइफ में आगे स्टेबल रहोगे। अगर किसी नेगेटिव पर्सन से शादी हो गई तो आप अनस्टेबल हो जाओगे। ये है स्टेबल और ये क्या है? अनस्टेबल। कितनी बात समझ में आई? चलो बढ़िया, अब इसके ऊपर क्वेश्चन करो फटाफट। अच्छा, इसके बाद की तो हमने बात ही नहीं की। यहां से लेके यहां तक के du/dx की वैल्यू क्या है? क्या du चेंज हो रहा है? u चेंज हो रहा है x के साथ में? अरे देखो du/dx इसका मतलब है u में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो u यहाँ पे जितना था यहाँ पे भी u उतना ही है, तो चेंज इन u विथ रिस्पेक्ट टू x जीरो। तो यहां से लेके यहां तक के इक्विलिब्रियम है। अब इसका स्लोप यहां से लेके यहां तक के बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। चेंज कितना है स्लोप में? जीरो। चेंज इन स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो। अरे स्लोप चेंज ही नहीं हो रहा है, यानी कि ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या इतना याद रहेगा? अब यहां से लेके बताओ यहां तक कि क्या हो रहा है। du/dx की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है यार। कहीं पे भी स्लोप ड्रॉ करो, ये देखो ड्रॉ करो हॉरिजॉन्टल से उसने ज्यादा एंगल बना के रखा है ऊपर। स्लोप तो भैया पॉजिटिव है, मतलब कुछ ना कुछ स्लोप हमको दिख रहा है। दिख रहा है या नहीं? तो क्या यहां पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी? मैं पूछ रहा हूं क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप हॉरिजॉन्टल नहीं है ना। इस वाली कंडीशन में देखो हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि du/dx इक्वल टू जीरो। इस वाले पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम है। यहां से लेके यहां तक के भी स्लोप अगर ड्रॉ करोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन, मजा आ गया, du/dx इक्वल टू जीरो। लेकिन यहां से लेके किसी भी यहां तक के पॉइंट पे ड्रॉ करोगे ना तो आपको इंक्लाइंड लाइन मिलेगी।
मतलब डी यू बाई डी एक्स जीरो नहीं है। कैसे जीरो नहीं है सर? देख लो भाई, यहां से लेके यहां तक के इस लाइन का मैं स्लोप निकालना चाहता हूं, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल निकालना है यार। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो, एक वर्टिकल लाइन खींच दो, ये एंगल निकाल लो। ये एंगल कितना होगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी एक्स। कि किसी को जीरो दिख रहा है क्या? ये नहीं है, मतलब डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो आएगी क्या? नहीं। और डी यू बाई डी एक्स अगर जीरो नहीं है तो इक्विलिब्रियम भी नहीं है। यहां से यहां तक के बोलना सॉरी सर, यहां से यहां तक के इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम तभी मिलेगा जब एकदम लोएस्ट पॉइंट हो या एकदम हाईएस्ट पॉइंट टाइप का हो ऐसा कुछ, या तो फिर स्ट्रेट लाइन हो। ठीक है, यहां पे भी देखो, अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। चलो बताओ यहां पे कौन सा इक्विलिब्रियम? अब बॉल रख के देखो ना यहाँ पे क्या होगा, क्या क्या लगता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां से देखो, जब अगला स्लोप खींचोगे ना तो देखो हॉरिजॉन्टल से वो नीचे उतर गया भाई, ऑलरेडी वो ऊपर है, अब नीचे आ रहा है ना, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, स्लोप निगेटिव मिलेगा, स्लोप जीरो। अगर ऐसा हो जाएगा ना तो स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन वो तो देखो आगे जाके ऐसा हो गया स्लोप। लेकिन यहाँ पे देखो, अभी स्लोप जीरो था, अब जैसे ही आगे बढ़ोगे ना तो देखो स्लोप बढ़ रहा है। तो ये यहाँ पे क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। यहाँ पे फिर से अनस्टेबल, यहाँ पे स्टेबल अनस्टेबल स्टेबल अनस्टेबल स्टेबल अनस्टेबल स्टेबल। समझ में आया? तो स्लोप तो जरूरी है, जहां पे स्लोप जीरो वहीं पे इक्विलिब्रियम, लेकिन स्लोप उसके आगे चेंज होने वाला है। अगर वो ज्यादा हो रहा है जीरो से, यानी कि पॉजिटिव है, तो भाई वहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम था। क्या इतना समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। If potential energy of a system is given, if potential energy of a system is given by the relation, is given by the relation U is equals to 2x square minus 5x, comma, then find position and type of equilibrium. Position and type of equilibrium. पोजीशन पूछ रहा है, यानी वो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, एक्स की किस वैल्यू के लिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम है और कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो देखो यू का आपको फॉर्मूला दिया है, इक्विलिब्रियम कब होता है? जब डी यू बाई डी एक्स क्या हो? जीरो के इक्वल। तो डी यू बाई डी एक्स को निकाल के जीरो के इक्वल पुट कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा 4x माइनस 5 फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन du by dx should be equal to 0. Therefore 4x minus 5 equal to 0. तो यहां से x is equals to मिल जाएगा 5 by 4 यानी कि 1.25। तो x की किस वैल्यू के लिए है ये? 1.25 जब होगी ना तो यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। हाँ, जैसे ये डायग्राम में देखो, यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना, तो हो सकता है इसके नीचे वो हो 1.5। देखो 1.5 के ऊपर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कई जगहों पे हमने उसमें से एक निकाला है। अब बताओ इसमें ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है? क्यों स्टेबल? हाँ, अब हमको पता करना था तो हमने क्या किया, इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दिए ना, d2u अपॉन dx2। देखो भाई डी यू बाई डी एक्स कितना है? 4x माइनस 5। इसका एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो d2u अपॉन dx2 बन जाता है। तो उसको हमने किया तो क्या मिला? 4 0।
यहां से हमको ये पता चला कि d2u अपॉन dx2 क्या है, पॉजिटिव है। जीवन में पॉजिटिव चीजें होंगी तो आप कैसे हो जाएंगे, स्टेबल। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। चलो अगला क्वेश्चन सेम है, उसमें u की वैल्यू चेंज हो गई है, 48x माइनस एक्स क्यूब। अब बस इस क्वेश्चन को बनाओ जाओ। u इज इक्वल्स टू 48x माइनस एक्स क्यूब, देन फाइंड position and type of equilibrium. Find position and type of equilibrium. हो गया? मैं भी यहां सॉल्व कर रहा हूं, आप अपना अपना सॉल्व करेंगे। दिया है कि प्लस माइनस 4। तो देखो x की दो वैल्यूज आई हैं यार, x की दो वैल्यूज के लिए क्या है, ये इक्विलिब्रियम में है। अब दो वैल्यूज है, आप पूछ रहा है कि बताओ स्टेबल है कि अनस्टेबल, तो दोनों के लिए आपको सेपरेट सेपरेट चेक करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, dt बाई dx2 निकालेंगे और उसमें दो बार अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे। नाउ d2u अपॉन dx2 ये कितना हो जाएगा, माइनस 6x। देखो डी बाई डी एक्स को एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं, 48 का तो जीरो हो जाएगा और इससे कितना हो जाएगा, माइनस 6x। फॉर x इज इक्वल्स टू प्लस 4, d2u अपॉन dx2 क्या है, माइनस 24। निगेटिव आ गया, यानी कि कैसा इक्विलिब्रियम है ये, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देयरफॉर d2u अपॉन dx2 is negative, therefore unstable equilibrium। और दूसरा वाला पुट करना, -4 है, वो -6 इंटू -4 ऑब्वियसली 24 आएगा, तो उसमें क्या लिख देंगे, पॉजिटिव है, इसलिए वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। इतना कमेंट कर देंगे, खत्म। देखो मैंने फॉर x इक्वल टू +4 निकाल लिया है, आप लोग निकालेंगे फॉर x इक्वल टू -4। -4 वैल्यू पुट करना, d2u अपॉन dx2 क्या है, 24। हमको वैल्यू से मतलब नहीं है, उसके मैग्नीट्यूड से, साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, दैट्स इट। ये देखो ये du बाई dx था, हमको चाहिए d2 अपॉन dx2, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब देखो 3 सामने लगा हुआ है, 3x², 2 सामने आएगा तो -6 x की पावर 1, तो -6x। चलिए तो फिर आज की क्लास यहीं तक के, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग पढ़ेंगे स्प्रिंग फोर्सेस के बारे में। चलिए, थैंक यू बच्चों।